आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली तकनीकी सच्चाई से करते हैं। बिल्कुल, आज का विषय वाकई बहुत रोमांचक है ना? मतलब अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास का पूरा वातावरण रेडियो तरंगों, सिग्नल्स और अदृश्य डेटा पैकेट से भरा हुआ है। एक पूरा समंदर है तरंगों का। हाँ, एकदम सही कहा। और हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन लगातार इन तरंगों के समंदर में नेविगेट कर रहा है। वो खुद ही तय कर रहा है कि किस सिग्नल पर भरोसा किया जाए और किस टावर से जुड़ा जाए। और हम लोग बिना सोचे समझे इस प्रक्रिया पे भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल, हम बस स्क्रीन पर देखते हैं कि नेटवर्क के फुल बार्स आ रहे हैं और मान लेते हैं कि ये एक सुरक्षित और असली मोबाइल टावर से आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ अगर वो कनेक्शन सिर्फ एक भ्रम हो? यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या हुआ अगर जिस टावर से डिवाइस इस वक्त जुड़ा हुआ है वो असली टेलीकॉम कंपनी का टावर हो ही नहीं, बल्कि एक बहुरूपिया हो? ये एक ऐसा परिदृश्य है जो मोबाइल कम्युनिकेशंस की दुनिया में सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक को सामने लाता है। तकनीकी भाषा में इसे शैडो मोबाइल नेटवर्क्स या फेक बेस स्टेशंस कहा जाता है। शैडो मोबाइल नेटवर्क्स, नाम ही काफी रहस्यमयी लगता है ना? लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई जादू या साइंस फिक्शन नहीं है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग और जो हमारे सेलुलर प्रोटोकॉल्स हैं उनका एक बहुत ही सटीक उपयोग है। मतलब ये सिस्टम की ही किसी चीज का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल। जब हम इस तकनीक को गहराई से डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि ये हमारे फोन को हैक करने के बारे में कम है और उस बुनियादी ढांचे की कमजोरियों का फायदा उठाने के बारे में ज्यादा है, जिस पर पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन टिका हुआ है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन है। हम इन शैडो मोबाइल नेटवर्क्स के काम करने के तरीके, उनके पीछे के विज्ञान और उस तंत्र को समझने वाले हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स को इतनी आसानी से धोखा दे देता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं है, ये समझने का एक जरिया है कि हमारे उपकरण असल दुनिया से बात कैसे करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक इतना स्मार्ट डिवाइस जिसमें इतनी सारी सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, वो धोखा खा कैसे जाता है? इसे समझने के लिए हमें फोन के डिजाइन को देखना होगा। मैं इसे थोड़ा आसान कर देती हूँ। जब भी कोई सेल्यूलर डिवाइस चालू होता है तो उसके अंदर मौजूद जो बेस बैंड प्रोसेसर है वो लगातार आसपास के सिग्नल्स को स्कैन करता है। मतलब वो एक तरह से आवाज लगा रहा है कि आसपास कौन सा नेटवर्क है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उसका प्राथमिक लक्ष्य होता है एक ऐसा नेटवर्क खोजना जो सबसे मजबूत हो। डिवाइस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो इस कनेक्शन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि कॉल ड्रॉप ना हो या डेटा तुरंत चलने लगे। बिल्कुल। फोन की कोशिश होती है कि बिना किसी रुकावट के सेवा मिलती रहे। तो यहीं पर वो बुनियादी खामी सामने आती है जिसका फायदा शैडो नेटवर्क्स उठाते हैं, है ना? सही पकड़ा आपने। फोन की ये जो प्रोग्रामिंग है ना, जो उसे सबसे मजबूत सिग्नल की तरफ आकर्षित करती है, वो बिना किसी गहरे संदेह के काम करती है। मतलब डिवाइस एक तरह से अंधाधुंध उस टावर पर भरोसा कर लेता है जो सबसे तेज आवाज में कह रहा हो कि मैं यहाँ का मुख्य नेटवर्क हूँ। एकदम सही एनालॉजी है। इसे तकनीकी भाषा में सेल सिलेक्शन और रीसिलेक्शन प्रक्रिया कहते हैं। शैडो नेटवर्क बनाने वाले जो उपकरण होते हैं वो इसी प्रक्रिया को हाईजैक कर लेते हैं। वो ऐसा करते कैसे हैं? मतलब असली टावर तो वहाँ पहले से मौजूद है ना? हाँ, लेकिन ये नकली टावर एक ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है जिस पर असली नेटवर्क काम कर रहा होता है। और यहाँ वो एक चाल चलते हैं। क्या चाल? ये नकली टावर अपने सिग्नल की शक्ति यानी ट्रांसमिशन पावर को जानबूझकर इतना बढ़ा देता है कि आसपास के डिवाइस उसे ही सबसे करीब और सबसे बेहतरीन विकल्प मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, आधुनिक मोबाइल्स इतने स्मार्ट हैं, ऐसा क्यों है कि डिवाइस ये नहीं पहचान पाता कि सामने वाला टावर असली कंपनी का है या कोई नकली ट्रांसमीटर? इसका जवाब टेलीकॉम इंडस्ट्री के इतिहास में छिपा है, विशेष रूप से 3GPP यानी 3GPP मानकों में। 3GPP जो ये सारे GSM, 3G, 4G के नियम तय करती है। बिल्कुल। 3GPP वह वैश्विक संस्था है जो इन नेटवर्क्स के लिए प्रोटोकॉल बनाती है। जब शुरुआती दौर में विशेषकर 2G या GSM के मानक लिखे जा रहे थे, तब मुख्य फोकस कनेक्टिविटी पे था, सुरक्षा पर नहीं। मतलब 90s के दशक में
किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि सुरक्षा भी इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। एकदम सही। उस समय डिजाइनरों ने ये कल्पना ही नहीं की थी कि कोई आम इंसान या गैर सरकारी संस्था कभी अपना खुद का सेल टावर बना सकेगी। टावर लगाना तो बहुत महंगा और मुश्किल काम होता था। तो उन्होंने नेटवर्क को ही सुप्रीम मान लिया। हाँ, इसलिए नियम ऐसा बना कि नेटवर्क तो फोन की पहचान वेरीफाई करेगा, लेकिन फोन कभी नेटवर्क की पहचान वेरीफाई नहीं करेगा। इसे तकनीकी भाषा में वन वे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये तो बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरी हुई। मतलब डिवाइस अपना आईडी कार्ड नेटवर्क को दिखाता है, लेकिन नेटवर्क से कभी उसका आईडी कार्ड नहीं मांगता। बिल्कुल सही। नेटवर्क ने कहा मैं असली हूँ और फोन ने मान लिया। लेकिन आज तो हम 4G और 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तो सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए। हाँ, 3G, 4G और अब 5G के साथ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन लाया गया। मतलब अब डिवाइस और नेटवर्क दोनों एक दूसरे की पहचान पुख्ता करते हैं। तो फिर ये शैडो नेटवर्क्स आज कैसे काम कर रहे हैं? यहीं पर शैडो नेटवर्क्स ने एक बहुत ही चतुर तकनीकी तोड़ निकालिया है। इसे डाउनग्रेड अटैक कहा जाता है। डाउनग्रेड अटैक, इसके नाम से लग रहा है कि ये तकनीक को पीछे धकेलने का काम करता है। वो में एक नियम है जिसे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका 5G या 4G सिग्नल कमजोर हो जाता है तो कॉल कटने से बचाने के लिए डिवाइस अपने आप 3G या 2G पर शिफ्ट हो जाता है। हाँ, ये तो हम सबने देखा है। जब नेटवर्क खराब होता है तो फोन पर E या G लिखा आ जाता है। सही कहा। शैडो नेटवर्क यानी अ फेक बेस स्टेशन इसी नियम का फायदा उठाता है। ये नकली टावर एक ऐसा सिग्नल भेजता है जो डिवाइस को ये निर्देश देता है कि यहाँ 4G या 5G सेवा उपलब्ध नहीं है, तुम्हें तुरंत 2G पर आना होगा। और फोन अपनी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से बिना सवाल किए 2G मोड में चला जाता है। हाँ, और जैसे ही डिवाइस 2G मोड में जाता है वो वापस उसी पुराने वन वे ऑथेंटिकेशन वाले खतरे में आ जाता है, जहाँ सुरक्षा की दीवारें लगभग न के बराबर है। मतलब गजब की बात है। दिक्कत नहीं होती। यही इस तकनीक का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। एक बार जब फोन 2G पर डाउनग्रेड हो जाता है तो नकली टावर फोन को ये निर्देश भी दे सकता है कि वो अपना एन्क्रिप्शन पूरी तरह से बंद कर दे। एन्क्रिप्शन बंद कर दे? क्या फोन सच में ऐसा कर सकता है? हाँ, 2G मानकों में एन्क्रिप्शन को 0 पर सेट करने का एक विकल्प मौजूद है जिसे A50 एल्गोरिथम कहते हैं। इसे मुख्य रूप से आपदा के समय नेटवर्क का लोड कम करने के लिए बनाया गया था। तो ये शैडो नेटवर्क उसी फीचर को ट्रिगर कर देते हैं? बिल्कुल। और इसके बाद फोन से निकलने वाला हर डेटा पैकेट, हर कॉल और हर SMS प्लेन टेक्स्ट यानी बिना किसी सुरक्षा कोड के हवा में तैरने लगता है। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक क्रम में रखें तो ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। मतलब 4 आसान कदम हुए। हाँ, बताइए। पहला, एक नकली टावर स्थापित किया जाता है जो असली नेटवर्क जैसा सिग्नल प्रसारित करता है। सही। दूसरा, वो बहुत मजबूत सिग्नल भेजता है जिससे फोन खुद ब खुद उससे कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तीसरा, वो फोन को डाउनग्रेड करके 2G पर ले आता है। और चौथा कदम? चौथा, वो एन्क्रिप्शन को बंद करवा देता है ताकि सारा डेटा आसानी से पढ़ा जा सके। ये किसी भी सॉफ्टवेयर हैक से ज्यादा हार्डवेयर और प्रोटोकॉल लेवल का खेल है। और इसी मैनिपुलेशन को असल दुनिया में अंजाम देने वाले उपकरणों में एक बहुत चर्चित नाम है स्टिंगरे। स्टिंगरे सिस्टम। इसके बारे में तकनीकी हलकों में बहुत चर्चा होती है। श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक विचार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दशकों से एक सक्रिय उपकरण के रूप में काम कर रहा है। तो इसके इतिहास और इसके काम करने के तरीके के बारे में तकनीकी विवरण क्या हैं? ये स्टिंगरे आखिर है क्या? स्टिंगरे मूल रूप से हैरिस कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी द्वारा विकसित किया गया उपकरण है। शुरुआत में इसका डिजाइन मुख्य रूप से मिलिट्री और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के लिए किया गया था। मतलब ये शुरुआत में युद्ध के मैदान की तकनीक थी? हाँ, इसका काम युद्ध क्षेत्र या संवेदनशील इलाकों में दुश्मन के संचार को इंटरसेप्ट करना था। लेकिन समय के साथ ये तकनीक छोटी हो गई, अधिक पोर्टेबल और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने लगी। और फिर ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हाथ में भी आ गई। सही कहा। लॉ एनफोर्समेंट भी इसका इस्तेमाल करने लगा। ये एक ऐसा सूटकेस या वैन के आकार का उपकरण होता है जो एक चलते फिरते मोबाइल टावर की तरह काम करता है। जब ये उपकरण किसी इलाके में सक्रिय होता है तो ये डिवाइस के साथ असल में क्या करता है? मतलब एक बार फोन कनेक्ट हो गया
तो स्टिंगरे कौन सी प्रक्रियाओं को अंजाम देता है? इसके मुख्य रूप से 3 तकनीकी स्तर होते हैं। पहला है आइडेंटिटी एक्सट्रैक्शन या IMSI कैचिंग। IMSI कैचिंग। हाँ, हर सिम कार्ड का एक यूनिक इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर होता है जिसे IMSI कहते हैं। जैसे ही आसपास के डिवाइस स्टिंगरे से जुड़ते हैं, वे अपना ये यूनिक नंबर उसे सौंप देते हैं। इससे स्टिंगरे चलाने वाले को ये पता चल जाता है कि उस विशिष्ट क्षेत्र में इस समय कौन-कौन से मोबाइल फोन मौजूद हैं। बिल्कुल। ये तो एक तरह से डिजिटल हाजिरी लेने जैसा हुआ, जहां हर डिवाइस खुद ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सही उदाहरण दिया। और दूसरा स्तर है सटीक जियो लोकेशन। लोकेशन के लिए तो GPS होता है ना? आमतौर पर हाँ, लेकिन स्टिंगरे को GPS की जरूरत नहीं होती। यह सिस्टम रेडियो सिग्नल की ताकत और डिवाइस से सिग्नल के आने जाने के समय को मापता है, जिसे तकनीकी भाषा में टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब सिग्नल को फोन तक जाने और वापस आने में कितना समय लगा, उससे दूरी का पता चल जाता है। बिल्कुल, ये कैलकुलेट कर लेता है कि डिवाइस कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, और अगर 2 या उससे अधिक स्टिंगरे उपकरणों का एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो ट्रायंगुलेशन के जरिए डिवाइस की जगह को कुछ मीटर के दायरे तक सटीक रूप से पहचाना जा सकता है। और तीसरा स्तर क्या है, जो शायद सबसे अधिक आक्रामक माना जाता होगा? उसे मैन इन द मिडल अटैक कहा जाता है। इसमें स्टिंगरे न सिर्फ फोन से जुड़ता है, बल्कि वो फोन और असली सेल टावर के बीच एक पुल बन जाता है। मतलब बीच का बिचौलिया बन जाता है। हाँ, फोन अपना सारा डेटा स्टिंगरे को भेजता है, स्टिंगरे उसे रिकॉर्ड करता है या पढ़ता है, और फिर उसी डेटा को चुपचाप असली टावर की तरफ भेज देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में डिवाइस इस्तेमाल करने वाले को ये भनक तक नहीं लगती कि उसका कॉल या मैसेज किसी तीसरे उपकरण से होकर गुजर रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी तो सामान्य रूप से काम कर रही होती है। उसे तो लगता है इंटरनेट चल रहा है, कॉल लग रही है। ये तकनीकी क्षमता अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोई उपकरण इस हद तक संचार प्रणालियों के बीच में आ सकता है, तो इसके उपयोग और इसके खतरों के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा बन जाती है। सही कहा, ये पूरी तरह से एक 2-धारी तलवार है। इसके दोनों पहलुओं को समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके अधिकृत और वैध उपयोगों को डिकोड करते हैं। क्या ये तकनीक पूरी तरह से गैर कानूनी है या इसके कुछ सही इस्तेमाल भी हैं? यह तकनीक अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते इसका इस्तेमाल अधिकृत एजेंसियों द्वारा कानूनी मकसद के लिए हो। इसका सबसे बड़ा वैध उपयोग कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जैसे किसी बड़े अपराधी को पकड़ना हो? हाँ, आपराधिक मामलों में, अपहरण या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऑपरेशंस में जब किसी विशिष्ट संदिग्ध को ट्रैक करना होता है, तो यह तकनीक बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा भी कोई वैध उपयोग है? बिल्कुल, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक आपदा में फंस गया है, बर्फबारी या भूकंप के कारण, और उसका फोन GPS सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति में तो नेटवर्क वैसे भी नहीं होता। ऐसे में हेलीकॉप्टर पर लगे इस तरह के शैडो नेटवर्क सिस्टम से उसके फोन के सेल्यूलर सिग्नल को पकड़कर उसकी लोकेशन खोजी जा सकती है और उसकी जान बचाई जा सकती है। ये तो बहुत ही सकारात्मक उपयोग हुआ। क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री या रिसर्च क्षेत्र में भी इसके कुछ तकनीकी उपयोग हैं? हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग इसका एक बहुत बड़ा वैध उपयोग है। टेलीकॉम कंपनियां और साइबर सुरक्षा शोधकर्ता खुद अपने नेटवर्क्स पर इस तरह के सिम्युलेटेड अटैक करते हैं। मतलब वो खुद पर ही हमला करके देखते हैं कि उनकी सुरक्षा कितनी मजबूत है। बिल्कुल, वे ये जांचते हैं कि क्या उनका नेटवर्क किसी डाउनग्रेड अटैक को पहचानकर उसे रोक सकता है या नहीं। इसी रिसर्च के आधार पर 3GPP के नए मानकों में सुधार किए जाते हैं। लेकिन जिस तकनीक का इस्तेमाल बचाव और जांच के लिए किया जा सकता है, वो गलत हाथों में पड़ने पर एक बहुत बड़ा डिजिटल खतरा बन जाती है। और यही इसका सबसे चिंताजनक पहलू है। जब हम इसके अवैध या अनधिकृत उपयोग की बात करते हैं, तो वे कौन से तकनीकी जोखिम हैं जो प्राइवेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? सबसे बड़ा जोखिम है मास सर्वेलेंस, या बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के थोक में डेटा इकट्ठा करना। क्योंकि एक शैडो नेटवर्क ये तय नहीं करता कि उसे सिर्फ एक ही फोन को कनेक्ट करना है। हाँ, वो तो बस एक मजबूत सिग्नल भेज रहा है। बिल्कुल, जब वह एक मजबूत सिग्नल भेजता है तो उस इलाके के सैकड़ों या हजारों फोन उससे जुड़ जाते हैं। एक हैकर उन सभी फोन्स के मेटा डेटा को कैप्चर कर सकता है। मेटा डेटा का मतलब यहाँ क्या होगा? मेटा डेटा का मतलब है कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कॉल कितनी देर चली
और कॉल के समय दोनों डिवाइस कहाँ थे। ये जानकारी भले ही बातचीत का ऑडियो न हो, लेकिन ये किसी के भी मूवमेंट और संपर्कों का एक पूरा नक्शा तैयार कर सकती है। और जैसे कि हमने डाउनग्रेड अटैक के बारे में बात की थी, अगर एन्क्रिप्शन को हटा दिया जाए तो ये सिर्फ मेटाडेटा तक सीमित नहीं रहता ना, फिर तो सीधे कंटेंट तक पहुंच हो सकती है। एकदम सही। एसएमएस इंटरसेप्शन इसका एक बहुत बड़ा और खतरनाक उदाहरण है। एसएमएस इंटरसेप्शन आज के समय में तो और भी गंभीर है, क्योंकि हम हर चीज के लिए ओटीपी पर निर्भर हैं। बिल्कुल, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA के लिए एसएमएस से आने वाले ओटीपी का उपयोग होता है। तो अगर फोन शैडो नेटवर्क से जुड़ा है और 2G पर डाउनग्रेड हो गया है, तो क्या वो ओटीपी हैकर के पास चला जाएगा? हाँ, वो ओटीपी वाला एसएमएस हैकर के पास प्लेन टेक्स्ट में पहुंच सकता है। इससे वित्तीय धोखाधड़ी और अकाउंट हैक होने के बड़े मामले सामने आ सकते हैं। ये तकनीकी सच्चाई ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो उपकरण हमारे इतने करीब हैं, वो बुनियादी स्तर पर कितना असुरक्षित हो सकता है। और ये सिर्फ एक फोन की बात नहीं है, ये उन स्मार्ट कारों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और स्मार्ट मीटरों पर भी लागू होता है जो इन्हीं सेल्युलर नेटवर्क्स का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इकोसिस्टम में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। जब बुनियादी नियमों में ही कमजोरियां हैं, तो बचाव के कौन से व्यावहारिक उपाय मौजूद हैं? सुरक्षा के उपाय मुख्य रूप से 2 स्तरों पर काम करते हैं, एक नेटवर्क के स्तर पर और दूसरा डिवाइस के स्तर पर। सबसे पहला और सबसे मजबूत उपाय है आधुनिक नेटवर्क्स का उपयोग करना। मतलब 4G या 5G का इस्तेमाल करना? खास तौर पर 5G तकनीक। 5G को विशेष रूप से इन शैडो नेटवर्क्स के हमलों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। 5G में SUPI यानी SUPI एन्क्रिप्शन का उपयोग होता है। ये SUPI एन्क्रिप्शन क्या है? इसका मतलब है कि डिवाइस का जो यूनिक आईडी है, जिसे हम IMSI कह रहे थे, वो नेटवर्क से जुड़ने की पहली प्रक्रिया में ही एन्क्रिप्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 5G नेटवर्क की नकल भी करे तो उसे डिवाइस का असली आईडी नंबर मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ एक एन्क्रिप्टेड कोड मिलेगा जिसे डिकोड करना उसके लिए लगभग असंभव होगा। ये तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा पार्ट था। और क्या हम फोन की सेटिंग्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं? हाँ, कई आधुनिक स्मार्टफोन्स में अब एक ऐसा फीचर दिया जा रहा है जहां 2G कॉलिंग को पूरी तरह से बंद या डिसेबल किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर हम 2G बंद कर दें तो वो डाउनग्रेड अटैक काम नहीं करेगा? बिल्कुल। जब प्रोसेसर को यह निर्देश दे दिया जाता है कि वो किसी भी हाल में 2G नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, तो शैडो नेटवर्क्स का सबसे बड़ा हथियार काम करना बंद कर देता है। हमेशा LTE ओनली या 5G मोड पर रहना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ठोस कदम है। लेकिन अगर नेटवर्क के स्तर पर कोई चूक हो भी जाए, तो डेटा के स्तर पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? यहाँ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम सामान्य कॉल करते हैं या साधारण SMS भेजते हैं, तो उनकी सुरक्षा नेटवर्क पर निर्भर करती है, जो कि शैडो नेटवर्क में असुरक्षित है। सही। लेकिन जब हम सिग्नल या WhatsApp जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं, तो डेटा डिवाइस के अंदर ही लॉक हो जाता है और केवल सामने वाले के डिवाइस पर ही खुलता है। यानी अगर फोन किसी शैडो नेटवर्क से जुड़ा भी है और वो नेटवर्क उस डेटा को बीच में पकड़ भी लेता है, तो भी वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। शैडो नेटवर्क को ये तो पता चल जाएगा कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस डेटा के अंदर क्या है, ये जानना गणितीय रूप से असंभव हो जाता है। ये तो बहुत राहत की बात है। और VPN के बारे में क्या कहेंगे? क्या VPN भी इसमें मदद करता है? हाँ, VPN का उपयोग भी एक अतिरिक्त सुरक्षा परत देता है। VPN पूरे इंटरनेट ट्रैफिक के चारों ओर एक सुरक्षित टनल बना देता है, जिससे बीच में बैठे किसी भी नकली बेस स्टेशन के लिए डेटा को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट्स का है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आमतौर पर लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स को सिर्फ नए फीचर्स के तौर पर देखते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इनका महत्व कहीं अधिक है। तो ये अपडेट्स शैडो नेटवर्क से कैसे बचाते हैं? जब कोई स्मार्टफोन कंपनी सुरक्षा पैच जारी करती है, तो उसमें कई बार बेस बैंड फर्मवेयर के अपडेट भी शामिल होते हैं। ये अपडेट्स मॉडेम को ये सिखाते हैं कि नए तरह के फेक बेस स्टेशंस को कैसे पहचाना जाए। मतलब वो एक तरह से ब्लैकलिस्ट अपडेट कर देते हैं। हाँ, अगर कोई नया टावर कोई असामान्य पैटर्न दिखाता है, तो अपडेटेड सिस्टम उसे ब्लॉक कर सकता है। इसलिए डिवाइस को हमेशा अपडेटेड रखना एक बुनियादी लेकिन शक्तिशाली बचाव है। अगर हम इस पूरी चर्चा के तकनीकी पहलुओं को समेट कर देखें, तो ये स्पष्ट होता है
कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की ये दुनिया एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र की तरह है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। एक तरफ वो नियम है जो हमारी कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए बनाए गए थे, और दूसरी तरफ वो उपकरण हैं जो उसी आसानी का फायदा उठाकर सिस्टम में सेंध लगाते हैं। ये शैडो नेटवर्क्स हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी सिग्नल पर आंख मूंद कर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सही कहा, ये सिर्फ फोन की सेटिंग का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये जागरूकता का मामला है। बचाव के तरीके मौजूद हैं। आधुनिक 5G कनेक्शन और एन्क्रिप्शन का लगातार इस्तेमाल हमें सुरक्षित रख सकता है। लेकिन इस पूरी प्रणाली को समझने के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी और नई तकनीकी संभावना सामने आती है। वो क्या है? अभी तक हमने जिन शैडो नेटवर्क्स की बात की वे स्थिर होते हैं या उन्हें इंसानों द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में जब ये फेक बेस स्टेशंस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूरी तरह से स्वचालित हो जाएंगे। ये तो एक बिल्कुल नया और जटिल आयाम है, AI संचालित शैडो नेटवर्क्स। हाँ, ये एक ऐसी अवधारणा है जिस पर उन्नत शोध चल रहा है। भविष्य में ऐसे AI ड्रिवन शैडो नेटवर्क्स हो सकते हैं जो स्थिर नहीं होंगे बल्कि ड्रोन्स पर लगे होंगे, हवा में उड़ते हुए नकली टावर। बिल्कुल, और वो खुद तय करेंगे कि 5G के सुरक्षा पैच को कैसे बाईपास करना है। वे रियल टाइम में अपना सिग्नल पैटर्न बदलेंगे, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स का अध्ययन करेंगे और मिलीसेकंड्स में अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा को धोखा देने के नए तरीके खोज लेंगे। मतलब वे लगातार अपना रूप बदलते रहेंगे जिससे उन्हें ट्रैक करना या ब्लॉक करना लगभग असंभव हो जाएगा। ये एक ऐसा भविष्य है जहां रेडियो तरंगों की दुनिया में मशीन बनाम मशीन की लड़ाई होगी, और उसमें ये तय करना कि कौन सा सिग्नल असली है और कौन सा AI द्वारा जनरेट किया गया भ्रम साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या हम कभी किसी सिग्नल पर पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे? AI और रेडियो फ्रीक्वेंसी हैकिंग का ये संगम सुरक्षा मानकों के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा। इसी सवाल के साथ हमें भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यही संपन्न होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से सेल्यूलर कम्युनिकेशंस के इस अदृश्य पहलू और शैडो मोबाइल नेटवर्क्स की दुनिया को समझने में मदद मिली होगी। जुड़े रहिए ऐसी ही और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए।